दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं और इसकी प्रेडिक्शन अभी तक कोई नहीं कर पाया। क्या आप कर पाओगे? चैलेंज एक्सेप्टेड है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मूवी इतनी अच्छी स्टोरी पर बेस्ड है जो हमारे दिमाग को घुमाकर रख देगी। एक के बाद एक ट्विस्ट और फिर एक और ट्विस्ट और फिर एक और ट्विस्ट। खैर, मूवी का नाम आपको पिंड कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नेक काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस ऑफिसर से जिसका नाम होता है सीताराम, जो कि हावेरी नाम के एक गांव में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर होता है। लेकिन हम देखते हैं कि रिसेंटली उसका ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए वो नई जगह पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। इसी बीच वो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ वो एक कांस्टेबल को एक केस की फाइल पढ़ते हुए देखता है। अब बातों ही बातों में वो उससे पूछता है कि ये किस केस की फाइल है, तो वो कहता है कि सर, ये एक अनसॉल्व केस है, इसका नाम है केस नंबर 18। अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए फालतू टाइम में मैं इस केस के बारे में पढ़ता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अब ये सुनकर राम कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना काम पूरा करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि राम अपने नए पुलिस स्टेशन पर पहुँच जाता है और उस गाँव का नाम होता है अनीगढ़ी। फिर यहाँ उसे कांस्टेबल मणि मिलता है, जो उससे कहता है कि सर, मैंने आपके लिए एक अच्छा सा घर ऑलरेडी देख रखा है, क्या मैडम आपके साथ नहीं आई? तो राम कहता है कि नहीं, वो कल आएगी, मैं आज उस घर को साफ करवा कर सामान फर्नीचर सेट करवा लूंगा। तो इस तरह अब मणि और राम उस नए घर में जाते हैं और राम यहाँ की साफ सफाई करवाकर अपना सारा सामान एक ही दिन में शिफ्ट कर लेता है। अब अगले ही दिन वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है और रास्ते में अपनी वाइफ से कॉल करते हुए कहता है कि मैंने कल घर सेट कर लिया है और सारा सामान भी ठीक से लगवा दिया है, इसलिए आज तुम जब भी आओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं घर की लोकेशन भेज दूंगा। जब तुम पहुँच जाओगी तो मेरा कांस्टेबल तुम्हें चाबी दे आएगा। इसके बाद वो कैबिन में आकर बैठ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो आज कुछ काम कर पाता, उसके पास एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके नए घर में चोरी हो गई है। ये सुनकर राम फौरन अपने घर पहुंचता है और देखता है कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। साथ ही बाहर खड़े गांव के लोग यही कह रहे होते हैं कि जब पुलिस वालों का घर ही सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या ही हाल होगा। अब इस जगह पर नया नया होने की वजह से राम बहुत परेशान हो जाता है और उसे इस बात पर बहुत गुस्सा भी आता है कि पहले ही दिन किसी ने उसके घर में चोरी कर ली। खैर, इतने में उसकी बीवी भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो चोरी की खबर सुनकर खुद भी शॉक्ड हो जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि राम अपने कांस्टेबल से गांव के बारे में थोड़ी बहुत पूछताछ करता है कि ऐसी चोरी पहले भी कभी हुई है या लास्ट चोरी कब हुई थी। तो कांस्टेबल कहता है कि सर, इस गांव में हर 1 से 1.5 साल में चोरियां होती हैं। हम लोगों ने कई बार कोशिश की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। तो ये सुनकर राम कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे वो सभी चोरी की केस फाइल्स ला कर दो, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद वो कांस्टेबल उसे वो सारी फाइल्स लाकर दे देता है, जिसमें ऐसे कुल 5 केसेस होते हैं और इनमें राम के घर की चोरी का केस भी शामिल होता है। खैर, अब राम इन केसेस को ठीक से स्टडी करता है और यहाँ उसे पता चलता है कि इन चोरी के बीच में काफी गैप है। इसका मतलब ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ फुल प्रूफ चोरी करते हैं और ऐसा सिर्फ वही आदमी कर सकते हैं जो दिन में बार बार एक जगह पर आकर काम करते हों, ताकि कोई इन पर शक ना करे, जैसे सब्जी वाले, कबाड़े वाले, मछली वाले। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि सारी चोरियां एकदम डिफरेंट जगह पर हुई हैं, यानी चोरी करने वाले लोग घरों को स्पेशली चुनते हैं ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। खैर, अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम होता है नागा, दूसरे का नाम होता है देवा और तीसरे का नाम होता है सीना। अब नागा की बात करें तो वो अलग अलग मोहल्लों में जाकर मछलियाँ बेचने का काम करता है, जबकि सीना और देवा केबल टीवी लगाने का काम करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अब तक जितनी भी चोरियां हुई हैं, उनमें इन्हीं तीनों का हाथ है और साथ में राम के घर में जो चोरी हुई थी वो भी इन्हीं लोगों ने मिलकर की थी। अब कांस्टेबल मणि राम से कहता है कि सर, जिस तरह से आप बता रहे हो, ऐसे तो हमारे गांव में नागा नाम का एक लड़का काम करता है, वो हर मोहल्ले में जाकर मछलियाँ बेचता है। लेकिन सर, वो तो बहुत ही अच्छा और मिलनसार लड़का है, अक्सर पुलिस स्टेशन भी आता जाता रहता है, मैं भी उसे जानता हूँ। ये सुनकर राम कहता है कि मैं कब कह रहा हूँ कि उसने ये सब किया है, मैं तो बस बता रहा हूँ कि चोरी करने वाले भी ऐसे ही किसी काम को करते होंगे, इसलिए अपनी आंखें आगे से खुली रखना। इसके बाद राम बोर्ड पर उन सभी जगहों के नाम लिखता है जहाँ जहाँ पर चोरियां हुई थी
और फिर वो उन सभी जगहों के बीच की डिस्टेंस पर भी गौर करता है। अब यहाँ उसको जो चीज समझ में आती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो नोटिस करता है कि हर चोरी वाली जगह के बीच में कुछ किलोमीटर्स की दूरी है और किलोमीटर्स की दूरी इस गांव के पिन कोड से पूरी तरह से मैच करती है। यानी अब तक हुई 5 चोरियों में से ये दूरी कुछ ऐसी थी। पहली चोरी से दूसरी चोरी के बीच 5 किलोमीटर्स की दूरी, दूसरी से तीसरी के बीच 7 किलोमीटर्स की दूरी, तीसरी से चौथी के बीच 7 किलोमीटर्स की दूरी और फिर चौथी से 5वीं के बीच 4 किलोमीटर्स की दूरी, जबकि गांव का पिन कोड होता है 577432। तो इससे राम समझ जाता है कि 4 के बाद अगला डिजिट 3 है, यानी अगली चोरी जिस घर में होगी उसकी दूरी राम के घर से करीब 3 किलोमीटर ही होगी। इस तरह अब वो मणि को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अगली चोरी मेरे घर के दायरे से 3 किलोमीटर के अंदर अंदर होगी, इसलिए मुझे उन सभी जगहों और घरों की डिटेल्स चाहिए जो इस दूरी के अंदर आते हैं। तो मणि और बाकी कांस्टेबल्स इसके बाद ऐसे ही घरों की डिटेल्स इकट्ठा करने में लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राम का आइडिया एकदम सही था, क्योंकि जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही प्लान नागा बना रहा था। वो अपने साथियों को समझाते हुए कहता है कि अब हम पिछले घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर चोरी करेंगे और इसके बाद वहाँ से अगली चोरी 2 किलोमीटर दूर करेंगे, जिससे ये पिन कोड का कनेक्शन खत्म हो जाएगा और फिर हम आगे की चोरियों के लिए अगले गांव में शिफ्ट हो जाएंगे। अब राम अपने कांस्टेबल से कहता है कि गांव के लोगों के ऊपर नजर रखना, अगर कोई आदमी अजीब सी हरकत करता हुआ दिखे या तुम्हें उस पर शक हो तो फौरन मुझे बताना। अब इसी बीच मणि आते जाते कई बार रास्ते में नागा, देवा और सीना को देखता है, लेकिन उसे उन लोगों पर शक नहीं होता, क्योंकि वो लोग हमेशा आम लोगों जैसा ही बर्ताव करते थे और लोगों से मिलते जुलते रहते थे। खैर, अब एक दिन के बाद राम के पास वो सारी फाइल्स आ जाती हैं, जिसमें उसके घर से 3 किलोमीटर दूर के एरिया में मौजूद सभी घरों की डिटेल्स होती हैं। अब राम एक एक करके सभी घरों के बारे में ध्यान से पढ़ता है और बोर्ड पर उनकी एक लिस्ट बना लेता है और उस बारे में डिस्कशन करने के लिए अपने सभी कांस्टेबल्स को बुलाता है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस स्टेशन में सफाई का काम करने वाली मल्ली नाम की एक लेडी आती है, जिसको देखते ही राम एकदम से चुप हो जाता है और मल्ली से कहता है कि अभी हमारी जरूरी मीटिंग चल रही है, इसलिए तुम सभी जाओ, बाद में आकर अपना काम कर लेना। इस तरह जब मल्ली वहाँ से चली जाती है तो राम उस लिस्ट के बारे में मणि और बाकी लोगों से बात करने लगता है। अब ये लिस्ट होती है कुल 9 घरों की, जो उसके घर के 3 किलोमीटर के दायरे में आ रहे होते हैं। वो कहता है कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अगली चोरी इन्हीं में से किसी एक घर में होगी, लेकिन किस घर में वो हम अभी पता लगाएंगे। वो कहता है कि इन 9 घरों में से 3 घरों में सेफ्टी के लिए कुत्ते रखे हुए हैं, इसलिए चोर भूल कर भी इन घरों में नहीं जाएंगे। इसके बाद आगे के 2 घरों में ज्वाइंट फैमिलीज रहती हैं, इसलिए ये लोग वहाँ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ज्वाइंट फैमिलीज में कोई ना कोई जागा ही रहता है, तो चोरी करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद 6वें घर में बैचलर्स रहते हैं, इसलिए वहाँ उनको कच्चे बनियान के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उसे भी भूल जाओ। फिर बारी आती है 7वें घर की, जहां इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी है, जिस वजह से ये लोग उसमें भी नहीं घुसेंगे। इसके बाद 8वें घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, इसलिए उसमें भी ये कदम नहीं रखेंगे। पर फिर लास्ट में आता है 9वां घर, जिसमें एक ओल्ड कपल रहता है, जिनकी उम्र भी ज्यादा है, इसलिए हो ना हो ये लोग चोरी के लिए इसी घर को चुनेंगे। अब ठीक इसी मोमेंट पर हम नागा को देखते हैं, जो बिल्कुल यही चीज देवा और सीना को भी बता रहा होता है कि हम उन बुढ़े बुढ़िया के घर में चोरी करेंगे, क्योंकि वो घर हमारे हिसाब से सबसे फिट बैठता है। खैर, उधर राम कांस्टेबल मणि से कहता है कि तुम जाकर इस 9वें घर के बूढ़े आदमी को बुला कर लाओ। फिर जब वो आदमी आता है तो राम उसे समझाता है कि हमारे हिसाब से इस गाँव में अगली चोरी आपके घर में होगी। हमें डेट तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि चोरी का टाइम नजदीक है, इसलिए अब पुलिस आपके घर के आसपास आती जाती रहेगी, और इसी बीच आपको कुछ भी अजीब लगे तो मुझे कॉल करके बता देना। इसी बीच हम देखते हैं कि खुद राम और उसके लोग भी उस जगह के आसपास बने रहते हैं, ताकि अगली चोरी होने से पहले उसे रोक सकें। और उधर नागा और उसके लोग भी आए दिन उस जगह का चक्कर काटते रहते हैं, ताकि चोरी के लिए परफेक्ट प्लानिंग कर सकें। लेकिन अब ऐसे कई दिन निकल जाते हैं और हर रात पहरा देने पर भी कांस्टेबल को कुछ भी हाथ नहीं लगता, और साथ में नागा का भी चोरी का प्लान फिट नहीं बैठता। पर फिर एक दिन 2 कांस्टेबल्स राम के पास आते हैं और कहते हैं कि सर, कई दिन हो गए पहरा देते हुए, जिस वजह से हमारे कुछ जरूरी काम पेंडिंग पड़े हैं, इसीलिए सर हमें आज रात छुट्टी दे दीजिए, ताकि हम अपने अपने काम निपटा सके। अब राम सोचता है कि अगर इतने दिन में चोरी नहीं हुई तो एक दिन और नहीं होगी, क्योंकि ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि ये लोग छुट्टी ले लें और उसी दिन चोरी हो जाए। इसलिए वो दोनों कांस्टेबल्स को छुट्टी दे देता है। लेकिन इसके बाद वो होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, यानी उसी शाम अचानक नागा चोरी की परफेक्ट प्लानिंग कर लेता है और अपने साथियों के साथ चोरी करने पहुंच जाता है। और उधर बाकी कांस्टेबल्स की छुट्टी होने की वजह से आज खुद राम उस बूढ़े आदमी के घर का आते जाते पहरा देने लगता है।
वहीं उस बूढ़े आदमी के घर में सबसे पहले नागा एंटर करता है ताकि वो अंदर की सिचुएशन का पता लगा सके। लेकिन चूंकि राम ने उस बूढ़े आदमी को पहले से ही वार्न कर रखा था, तो दरवाजे की आहट से ही वो बूढ़ा आदमी अलर्ट हो जाता है और फौरन राम को फोन करके कहता है कि सर, शायद मेरे घर में चोर आ गए हैं, मुझे डर लग रहा है, इसलिए आप जल्दी आ जाइए। ये सुनकर अब राम फौरन उस घर की तरफ भागता है और चोरों को इधर उधर ढूंढने लगता है। लेकिन इतने में देवा और सीना अपनी टॉर्च के सहारे नागा को खतरे का सिग्नल दे देते हैं, क्योंकि वो देख लेते हैं कि राम उस घर में जा रहा है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से टॉर्च लेकर भाग जाते हैं, जबकि नागा उस सिग्नल को देखकर अलर्ट हो जाता है और वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है। अब राम उसे भागते हुए देख लेता है और फौरन गाड़ी से उतरकर उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन वो उसे काफी देर तक इधर उधर ढूंढता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। पर इतने में उसे दूसरी दिशा में एक लाइनमैन वाली टॉर्च दिख जाती है। लेकिन उसे देखकर वो यही सोचता है कि शायद ये कोई लाइनमैन होगा जो काम से आया होगा। इसके बाद वो वापस आकर अपनी कार में बैठ जाता है और यही सोचने लगता है कि आखिर वो चोर मेरे पहुंचने से पहले निकलकर क्यों भागा, और अगर वो भागा तो इसका मतलब है कि किसी ने उसे मेरे आने के बारे में बताया होगा। वो ये सोच रहा होता है कि आखिर वो चोर इतनी जल्दी जंगल में गायब कैसे हो गया, क्योंकि मैं तो फौरन उसके पीछे भागा था। लेकिन तभी राम को जंगल के दूसरी तरफ से एक ऑटो स्टार्ट होने जैसी आवाज सुनाई देती है, जिसे वो बहुत गौर से सुनता है। तो उसे याद आता है कि ऐसे ही ऑटो की आवाज उस नागा के ऑटो से आती है जो मछली बेचने का काम करता है। और साथ में वो ये भी नोटिस करता है कि जब वो उस आदमी के पीछे भाग रहा था तो उसे मछली की स्मेल भी आ रही थी। फिर इसके बाद जब वो वापस अपनी कार में जाने लगता है तो उसे रास्ते में वही लाइनमैन मिलता है, जिसके बारे में वो अपने कांस्टेबल से पूछता है। तो वो बताता है कि सर, इस लाइनमैन का नाम देवा है। तो राम कहता है कि ठीक है, इसे कल चौकी पर पूछताछ के लिए बुलाओ और साथ में उस मछली वाले नागा को भी बुलाओ। इस तरह अब अगले दिन देवा और नागा को चौकी पर बुलाया जाता है। अब पहले वो देवा से पूछता है कि कल तुम देर रात रास्ते में किस काम से गए थे। तो देवा कहता है कि सर, कल मैं दूसरे गांव में एक नाटक देखने गया था, वहीं से लौट कर आ रहा था। और प्रूफ के तौर पर वो राम को उस नाटक की टिकट भी दिखाता है, जिससे राम का शक कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद राम नागा से पूछता है कि तुम कल रात अपने ऑटो को लेकर गांव में क्यों घूम रहे थे। तो नागा कहता है कि सर, कल रात हमारे गांव के एक लाइनमैन को चोट लग गई थी, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया था। वो लाइनमैन बाहर ही बैठा है, आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। अब वो दूसरा लाइनमैन कोई और नहीं बल्कि सीना होता है, जो असल में देवा के साथ पुलिस स्टेशन आया होता है। तो ये सुनकर राम अब सीना को भी अंदर बुला लेता है और देखता है कि सच में सीना के पैर में चोट लगी हुई है। इसके बाद राम अपने कांस्टेबल को उस डॉक्टर के पास फोन करके पूछने को कहता है कि क्या ये दोनों कल रात डॉक्टर के पास गए थे। तो वो डॉक्टर यही कहता है कि हाँ, कल दो लड़के रात को आए तो थे, जिसमें से एक का पैर जख्मी था और दूसरा उसको दिखाने के लिए साथ में आया था। तो इस तरह से यहाँ ये दोनों भी बच जाते हैं। जिसके बाद राम इन तीनों को वहाँ से जाने को कह देता है, लेकिन उसे अभी भी शक होता है कि कोई पॉइंट उससे मिस हो रहा है, और अगर यही तीनों चोर हैं तो इसकी प्लानिंग सच में जबरदस्त है। इसके बाद राम अपने कांस्टेबल मणि से कहता है कि तुम इन तीनों के फोन को ट्रैकिंग पर रखो और देखो कि ये लोग कब कब मिलते हैं और कितनी देर साथ रहते हैं। तो ये सुनकर मणि कहता है कि सर, इन तीनों के पास फोन ही नहीं है। तो ये जानकर राम और हैरान हो जाता है। अगले दिन राम और उसकी वाइफ की वेडिंग एनिवर्सरी होती है, इसलिए उसकी वाइफ कहती है कि क्या तुम आज मेरे लिए छुट्टी नहीं ले सकते। तो राम कहता है कि मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ही पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, फिर वापस आकर हम साथ में आज का दिन स्पेंड करेंगे। इसके बाद राम सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। अब वहाँ पहुँचते ही उसे एक अनजान आदमी का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि सर, आप जिन चोरों को ढूंढ रहे हो वो जंगल के एरिया में मौजूद पुराने हॉस्पिटल की बिल्डिंग के अंदर हैं, इसलिए ये मौका मत गवाइए और उन्हें पकड़ लीजिए। तो ये सुनकर राम फौरन उस एरिया के लिए निकल जाता है और मणि से कह देता है कि ये कोई ट्रैप कॉल भी हो सकता है, इसलिए तुम मेरे पीछे पीछे थोड़ी देर में आ जाना। अब दूसरी तरफ वो अनजान आदमी सीना और देवा को कॉल करके कहता है कि पुलिस को तुम्हारे ठिकाने के बारे में पता चल गया है, इसलिए जल्दी से वहाँ से अपना माल निकाल लो, वरना राम के हाथ तुम्हारा माल लग जाएगा। अब ये दोनों इस बात को लाइटली लेते हैं कि ये कॉल ऐसे ही किसी ने डराने के लिए किया होगा या इसके पीछे भी पुलिस की कोई चाल होगी। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन में मौजूद मल्ली नाम की वो सफाई करने वाली लेडी इन दोनों को कॉल करके कहती है कि सर को तुम्हारी लोकेशन पता चल चुकी है, इसलिए जल्दी से वहाँ से माल लेकर निकल जाओ। यानी ये लेडी असल में इन दोनों की खबरी होती है। पर जैसे ही वो उन दोनों को फोन करती है, वैसे ही एक कांस्टेबल उसकी बातें सुन लेता है। अब देवा और सीना फौरन अपने अड्डे की तरफ भागते हैं और दूसरी तरफ जब नागा अपने काम से कहीं जा
रहा होता है तो हम देखते हैं कि वही अनजान आदमी उसके हाथ में एक नोट देकर वहाँ से चला जाता है। इतनी देर में देवा और सीना अपना माल एक बैग में भरकर उस जगह से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी राम वहाँ पहुँच जाता है। अब उसको देखकर ये दोनों एकदम से छुप जाते हैं और किसी तरह से बचते बचाते उस जगह से जंगल की ओर भाग जाते हैं। पर इतने में वहाँ मौजूद राम दीवारों पर वो सारी स्ट्रेटेजीज देख लेता है जो नागा ने चोरी करने से पहले बनाई थी। यानी राम को समझ आ जाता है कि वो जैसा सोच रहा था प्लान वैसा ही किया गया था। खैर तभी वो उस कॉल के बारे में सोचने लगता है जो उसके पास आई थी। पर तभी उसे याद आता है कि आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है और उसे 1 घंटे में वापस घर जाना था, इसलिए वो फौरन अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसके सामने उसकी बीवी की लाश होती है जिसे किसी ने गला दबाकर जान से मार दिया था। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी वाइफ के पास एक सर्कल वाला निशान भी बना होता है जिसे कर्मा का निशान भी कहते हैं, यानी एक लूप जो कभी खत्म नहीं होता। और इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि उस घर में नागा मौजूद होता है जो राम के आने के बाद डरकर एकदम से वहीं पर छुप जाता है, जबकि वो अनजान आदमी राम के घर की दूसरी साइड से निकलकर जा रहा होता है। अब ये सब देखकर राम का खून खौल जाता है, उसके सर पर बदला लेने का भूत सवार हो जाता है। लेकिन तभी वो खुद को संभालते हुए उस खूनी की तलाश करने के लिए सबूत इकट्ठा करने लगता है। खैर उसके घर में फॉरेंसिक वाले भी आकर सबूतों को इकट्ठा करने लगते हैं और इसी बीच हम देखते हैं कि नागा को वहाँ से अभी तक भागने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि वो घर के अंदर था, इसलिए वो घर के स्टोर रूम में जाकर छुप गया था ताकि कोई उसे देख न सके। लेकिन आखिर नागा यहाँ कैसे आया, तो इसको समझने के लिए सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। हम देखते हैं कि जब वो अनजान आदमी नागा को वो नोट देता है तो नागा एक जगह रुककर उसको पढ़ने लगता है। उस नोट में लिखा होता है कि तुमने और तुम्हारे लोगों ने जो पिछली चोरी की थी उसके सबूत इंस्पेक्टर राम के हाथ लग चुके हैं और उन सबूतों की फाइल राम के घर पर मौजूद है, इसलिए आज ही उस फाइल को उसके घर से निकाल लाओ, वरना कल सुबह तक वो उन सबूतों के आधार पर FIR करेगा और फिर तुम तीनों को अरेस्ट कर लेगा, तुम्हारा शुभचिंतक मणि। अब ये पढ़कर नागा यही सोचता है कि आखिर हमने ऐसे कौन से सबूत छोड़ दिए कि वो राम के हाथ लग गए, और दूसरा ये कांस्टेबल मणि इस सब के बारे में कैसे जानता है और हमारी मदद क्यों कर रहा है। फिर नागा सोचता है कि शायद मणि पैसे के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए इससे बाद में बात करूंगा, पहले राम के घर जाकर उस फाइल को गायब कर देता हूँ। तो यही सोचकर वो राम के घर में पीछे से एंटर करता है, लेकिन फाइल ढूंढते ढूंढते उसकी नजर अचानक राम की वाइफ की लाश पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। अब वो घबराकर सामने वाले दरवाजे को खोलकर भागने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि राम सामने से आ रहा है, इसलिए अब वो वापस पीछे के दरवाजे से निकलने के लिए भागता है जिससे वो अंदर आया था। लेकिन तभी वो देखता है कि वही अनजान आदमी पीछे का गेट लगाकर वहाँ से जा रहा है। फिर वो उसे आवाज लगाकर गेट खोलने को कहता है, लेकिन वो आदमी जानबूझकर उसकी नहीं सुनता, जिस वजह से नागा वहीं पर फंस जाता है और स्टोर रूम में जाकर छिप जाता है। अब अगले दिन जब राम फॉरेंसिक रिपोर्ट का वेट कर रहा होता है, तभी वो बार बार उस निशान के बारे में सोचने लगता है कि मैंने वो निशान कहीं तो देखा है। और तभी उसे याद आता है कि ऐसा ही निशान उसने अपने पिछले पुलिस स्टेशन के उस कांस्टेबल के हाथ में रखी उस फाइल में देखा था, जिसे वो खाली वक्त में स्टडी करने की बात कर रहा था क्योंकि वो केस अनसॉल्व था। इसके बाद राम फौरन उस पुलिस स्टेशन से उस केस की फाइल को मंगाता है और उस फाइल का नाम होता है केस नंबर 18। अब यहाँ राम को स्टडी करके ये पता चलता है कि उस केस में किलर सिर्फ पुलिस वालों की वाइफ को मारता था और उनके पास वो लूप वाला सर्कल ड्रॉ कर देता था, और ठीक ऐसा ही उसने इस बार भी किया था। यानी उसने एक पुलिस वाले यानी कि राम की वाइफ को मारा था और वो सर्कल ड्रॉ करके वहाँ से चला गया था। अब राम यही सोचने लगता है कि क्या ये केस नंबर 18 वाला ही किलर है जिसने मेरी वाइफ को मारा है, या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। अब उधर देवा और सीना अपने उस पैसे वाले बैग को जंगल में जाकर जमीन के नीचे छुपा देते हैं, और तभी उन्हें याद आता है कि नागा बहुत देर से नजर नहीं आया, इसलिए वो सोचने लगते हैं कि कहीं पुलिस ने नागा को पकड़ तो नहीं लिया, और अब वो नागा की तलाश में निकल जाते हैं। उधर थाने में हम देखते हैं कि एक आदमी किसी काम से वहां आता है और वापस जाते जाते अचानक फिसल जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर राम आकर उसको बचा लेता है और पूछता है कि किस काम से आए थे। तो वो आदमी कहता है कि सर, जिन चोरियों के बारे में आप पता कर रहे थे उनमें से एक चोरी मेरे घर पर हुई थी। मेरी बेटी को बीमारी थी, इसलिए मैंने सब कुछ बेचकर वो पैसे इकट्ठा किए थे क्योंकि उसका ऑपरेशन करवाना था, लेकिन चोर उस पैसे को लेकर चले गए और मैंने उसकी कंप्लेंट थाने में लिखवा दी थी, पर आज मैं उसी कंप्लेंट को वापस लेने आया था। ये सुनकर राम चौंकते हुए पूछता है कि आप कंप्लेंट वापस क्यों ले रहे हो? तो वो आदमी कहता है कि जिस काम के लिए वो पैसे मैंने इकट्ठा किए थे वो काम अब हो चुका है। तो राम कहता है कि इसका मतलब आपकी बेटी ठीक हो गई, लेकिन फिर भी आप कंप्लेंट वापस मत लीजिए, उस केस की जांच अभी जारी है। तो
तो ये सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है कि मेरी बेटी ठीक नहीं हुई सर, उसे मुक्ति मिल गई। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए उसका इलाज नहीं हो सका। वो बहुत तड़पी, हॉस्पिटल वालों से मैंने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं माने और आखिर में मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। ये सुनकर राम शॉक्ड रह जाता है और एक शब्द नहीं कह पाता और वो आदमी रोते हुए आखिरकार वहाँ से चला जाता है। इसी बीच मणि वहाँ आता है और राम को मल्ली के बारे में बताता है कि सर, जब आप उस कॉल के आने के बाद उन चोरों के ठिकाने पर गए थे तो मल्ली ने ये खबर किसी को फोन पर बताई थी। अब मल्ली उससे कहती है कि सर, मैं उन लोगों को नहीं जानती। वो लोग मुझे एक दिन मिले थे और चेहरे पर मास्क पहने हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि सिर्फ मुझे एक नंबर पर कॉल करके उन्हें पुलिस स्टेशन में चल रही चीजों के बारे में डेली बताना होगा, जिसके बदले में वो मुझे पैसे देंगे। इसलिए मैं यहाँ की बात उनको फोन पर बता देती थी और वो मेरे घर पर अपने आप रात को पैसे पटक कर चले जाते थे। मैंने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी। खैर, अब राम ये सुनकर मणि से कहता है कि उस नंबर का पता करो जिस पर मल्ली कॉल कर रही थी। साथ ही ये भी पता करो कि वो नंबर किसका है और उस आदमी को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। तो इसके बाद मणि पता करता है कि वो नंबर असल में एक पीसीओ का है जिसका मालिक एक बूढ़ा आदमी है जिसे ठीक से दिखाई नहीं देता। लेकिन राम कहता है कि दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, सुनाई तो देता है। इसके बाद राम उससे पूछता है तो वो आदमी कहता है कि सर, मुझे अपनी आंखों से साफ नहीं दिखता इसलिए मैं उनको पहचान नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, वो दोनों लड़के अक्सर मेरी शॉप पर आकर कॉल करते रहते हैं, इसलिए अगर मैं उनकी आवाज सुन लूं तो उन्हें पहचान लूंगा। तो ये सुनते ही राम फौरन वहाँ पर देवा और सीना को बुलाता है और फिर उनकी आवाज उस बूढ़े आदमी को सुनाता है। अब वो बूढ़ा आदमी उन आवाजों को सुनकर मना कर देता है कि नहीं सर, मैंने ये आवाजें अपनी शॉप पर नहीं सुनी, वो जरूर कोई और लड़के होंगे। ये सुनकर अब राम इन दोनों को छोड़ देता है, लेकिन जाते जाते पूछता है कि आखिर वो तुम्हारा तीसरा साथी कहाँ है नागा। तो ये लोग कहते हैं कि सर, हमें नहीं पता, कुछ दिनों से वो दिख नहीं रहा। तो इस तरह ये लोग जान जाते हैं कि नागा को असल में पुलिस ने नहीं पकड़ा है, इसलिए ये अपनी तलाश और तेजी से शुरू कर देते हैं। वहीं हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां नागा इन दोनों को समझाता है कि जब भी तुम दोनों फोन पर बात करो तो अपनी आवाजें बदल बदल कर बातें करना ताकि ये बूढ़ा आदमी तुम्हें आवाज से पहचान न सके। लेकिन गलती से मल्ली के सामने ना तो अपनी असली आवाज में बोलना और ना कभी उसे दिखना, वरना हम लोग फंस जाएंगे। तो यहाँ हमें पता चलता है कि क्यों वो बूढ़ा आदमी इन दोनों को आवाज से नहीं पहचान पाया और मल्ली भी पुलिस स्टेशन में देखकर इन दोनों को नहीं पहचान पाई थी। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि राम उस केस नंबर 18 की फाइल को स्टडी कर रहा होता है और इसके बाद वो उन सभी पुलिस वालों को बुलाता है जिनकी बीवियों को उस सीरियल किलर ने मारा था। अब वो तीनों पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं। राम उनसे कहता है कि आखिर हम चारों के बीच में ऐसी क्या चीज कॉमन है जिस वजह से उस किलर ने हमारी बीवियों को मारा है। वो लोग आपस में बात करते हैं कि ना तो हम लोगों ने एक साथ कभी ड्यूटी की है, ना ही हम लोग कभी एक साथ रहे हैं या किसी पुलिस स्टेशन में एक साथ कोई काम किया हो। लेकिन तभी एक पुलिस वाला कहता है कि हो सकता है कि इलेक्शन के वक्त शायद हम तीनों की ड्यूटी एक जगह पर लगी हो। पर राम कहता है कि फिर भी इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि आखिर कोई सीरियल किलर ऐसी कॉमन चीज पर गौर कैसे कर पाएगा जब हम ही नहीं कर पा रहे। साथ ही वो उनसे कहता है कि ये कोई साइको किलर नहीं है, क्योंकि साइको किलर दो वजहों से लोगों को मारते हैं। एक, या तो वो उन्हें मारते वक्त तड़पता हुआ देखने के लिए उनका कत्ल करते हैं, या दूसरी वजह ये कि वो लोगों के बीच खास पॉपुलैरिटी के लिए ये काम करते हैं ताकि लोग उसके नाम से डरें और उससे उसे खुशी मिले। लेकिन असल में ये दोनों ही वजह इस किलर पर ठीक से नहीं बैठती, क्योंकि जिस तरह से उसने हमारी बीवियों को मारा है उनको ज्यादा दर्द नहीं दिया, सिर्फ उसने गर्दन को इस तरह से तोड़ा है कि आदमी पल भर में खत्म हो जाए और खून भी ना बहे। फिर एक पुलिस वाला कहता है कि सर, वो एक सर्कल वाला निशान बनाता है तो शायद वो पॉपुलर होना चाहता हो। पर राम कहता है कि फिर पॉपुलर होने के लिए उसे ऐसे कई सारे कत्ल करने चाहिए थे, जबकि इन मर्डर्स की डेट्स बहुत आगे पीछे हैं। यानी इसका मतलब है कि ये कोई सीरियल या साइको किलर नहीं है, ये एक मर्डरर है जिसकी प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट है। यही वजह है कि इन मर्डर्स के बीच में काफी गैप है ताकि वो अपनी पूरी तैयारी कर सके। अब इसी बीच हम देवा और सीना को देखते हैं जो नागा को ढूंढने में लगे होते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो अनजान आदमी इन दोनों का पीछा कर रहा होता है और तभी देवा और सीना आपस में डिसाइड करते हैं कि हम में से एक आदमी यहाँ गांव में रहकर नागा को ढूंढेगा, जबकि एक आदमी बाहर जाकर रहने का बंदोबस्त देखेगा। इस तरह अब ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं ताकि नागा भी मिल जाए और पुलिस भी इस केस में शांत पड़ जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि देवा को अकेला पाकर वो अनजान आदमी उसे भी मार देता है और उसके पास
आसपास उसी के खून से वही लूप वाला सर्कल बना देता है। इसके बाद जब पुलिस को पता चलता है तो राम फौरन इस जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहाँ वो जो देखता है उससे उसका दिमाग खराब हो जाता है और पूरी थ्योरी फेल हो जाती है, क्योंकि अब तक इस किलर ने ये निशान तो बनाया था पर किसी की लाश पर खून नहीं था और मरने वाली सिर्फ औरतें थी, वो भी पुलिस वालों की। लेकिन इस बार देवा यानी एक आदमी का कत्ल हुआ था और खून भी बहा था और फिर उसके खून से वो सर्कल भी बनाया गया था। अब इस सब से राम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इस किलर का इस देवा से क्या लेना देना था और आखिर इसने अपने मर्डर के पैटर्न को क्यों बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ जब सीना नागा को ढूंढ रहा होता है तो उसे एक जगह पर नागा का ऑटो नजर आता है और वो नोटिस करता है कि वो ऑटो असल में राम के घर के काफी करीब है, इसलिए अब वो उसी घर के आसपास जाकर नागा को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी स्टोर रूम में छुपा हुआ नागा उसे देख लेता है, क्योंकि उसने एक छोटे से औजार की मदद से उस दीवार में छेद कर लिया था और अब वो उसको आवाज देने लगता है, जिसके बाद सीना उसकी आवाज सुनकर उसकी लोकेशन पता कर लेता है। अब सीना उससे कहता है कि तुम जोर से इस दीवार को टक्कर मारो, ये दीवार अपने आप गिर जाएगी। फिर नागा ऐसा ही करता है और फौरन बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि वही अनजान आदमी उनके सामने खड़ा हुआ है। इसके बाद वो आदमी इन दोनों को मारने के लिए दौड़ता है, जबकि ये उससे बचकर भागने लगते हैं। वहीं जब राम पुलिस स्टेशन में केस के बारे में सोच रहा होता है तो वो बाकी कांस्टेबल्स को बात करते हुए सुनता है, जिसमें वो बात कर रहे होते हैं कि हमारे पुलिस स्टेशन में काम करने वाली कमला अभी प्रेग्नेंट है और उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए हमें मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। अब ये प्रेग्नेंट शब्द सुनकर राम को अचानक कुछ याद आता है। असल में कई साल पहले चुनाव के वक्त राम और उन 3 पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी। अब ये चारों लोग उस वक्त थोड़े नशे में थे और इसी बीच एक आदमी देर रात अपने घर की तरफ जा रहा था, जिसे जांच के नाम पर इन 3 लोगों ने रोक लिया था, जबकि राम थका होने की वजह से गाड़ी में ही आराम कर रहा था। वो आदमी बार बार कह रहा था कि सर, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो इस वक्त खतरे में है, उसका फोन आया है, इसलिए मुझे जाने दीजिए। लेकिन इन्होंने उसे नहीं जाने दिया और इसी बीच उससे हाथापाई भी की। अब ये याद आते ही राम फौरन उस इलाके के पुलिस स्टेशन में कॉल करता है जहां ये वारदात हुई थी। वो उस कांस्टेबल से पूछता है कि क्या 2014 में इलेक्शन के वक्त किसी ऐसी औरत के मरने की खबर आई थी जिसकी गर्दन टूट गई हो। तो वो कांस्टेबल चेक करके बताता है कि जी हाँ सर, एक लेडी की खबर आई तो थी और उसका नाम था रीता जॉर्ज और कंप्लेंट लिखवाने उसका पति आया था जिसका नाम था बिनॉय जॉर्ज। इसके बाद राम उसकी फोटो मंगवाकर उसके और देवा के बीच में कनेक्शन ढूंढने लगता है और फिर वो वापस उसी कांस्टेबल को फोन करके पूछता है कि क्या उस वक्त हमारे एरिया में कुछ चोरियां भी हुई थी जिनकी रिपोर्ट की गई हो। तो वो कहता है कि हाँ सर, उस वक्त आसपास 1-2 साल में काफी चोरियां हुई थी और वो चोरियां अचानक रुक भी गई थी, उनमें कोई पकड़ा नहीं गया। अब ये सुनते ही राम को बहुत कुछ याद आ जाता है, जिसके बाद सीन सीधा फ्लैशबैक में चला जाता है। अब जैसा कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था कि नागा, सीना और देवा ये तीनों पिन कोड के हिसाब से चोरियां करते थे और पिन कोड पूरा होते ही दूसरा गांव पकड़ लेते थे। तो 2014 में ये लोग उसी गांव में थे जहां रीटा और बिनॉय रहते थे। अब ये तीनों आज रात अपनी लास्ट चोरी करने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इन्हें पता चलता है कि जिस घर में ये लोग चोरी करने वाले हैं वहाँ एक आदमी की मौत हो गई है, इसलिए इनका प्लान धरा का धरा रह जाता है। लेकिन फिर ये डिसाइड करते हैं कि आखिरी चोरी ही तो है, तो क्यों ना हम एक रैंडम घर में जाकर चोरी करके इस गांव से निकल जाएं। तो पास में ही रीता का घर होता है, इसीलिए ये लोग वहां चोरी करने पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर घुसते हैं तो रीता को कुछ गड़बड़ लगती है और वो फौरन अपने पति विनॉय को कॉल करके घर आने को कहती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और घबरा गई थी। अब बिनॉय एक ऑर्केस्ट्रा का मालिक था, इसलिए वो देर रात बाहर था, लेकिन फोन आने के बाद जब वो वापस घर आने लगता है तो इसी मूवमेंट पर रात में ड्यूटी कर रहे वो पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और वहाँ से आगे जाने नहीं देते, जबकि बिनॉय बार बार कहता है कि मेरी बीवी पेट से है और घर में कोई घुस आया है। अब इसी बीच ये पुलिस वाले नशे में उसकी बीवी को उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन फिर हाथापाई होने के बाद बिनॉय आखिरकार वहाँ से घर की तरफ भाग जाता है। लेकिन तब तक उसकी बीवी नागा और उसके साथियों को देख लेती है और जब वो उनसे डरकर चिल्लाने वाली होती है तभी नागा उसे धक्का देकर वहाँ से भाग निकलता है और इसी धक्के की वजह से रीता पीछे जाकर गिरती है और गर्दन टूटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और जब बिनॉय अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वो नागा और उसके साथियों को ऑटो में उसी रास्ते से जाते हुए देख लेता है। तो यहाँ हम समझ पाते हैं कि आखिर क्यों बिनॉय देवा, सीना और नागा के पीछे पड़ा था और क्यों वो इन चारों पुलिस वालों की बीवियों को मार चुका था। अब इस बात का अंदाजा राम को भी लग जाता है
और वो फौरन नागा और सीना को ढूंढने जंगल की तरफ भागता है। इसी बीच बिनॉय दोनों को पकड़कर पीट रहा होता है और सीना की गर्दन तोड़कर उसे मार भी देता है। लेकिन जैसे ही वो नागा की गर्दन पकड़ता है, इतने में राम वहाँ पहुंचकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे रुकने के लिए कहता है। लेकिन इसी बीच बिनॉय अपनी बीवी को याद करते हुए नागा की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है और राम भी अपनी बीवी को याद करते हुए बिनॉय की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि जिस सर्कल लूप की बात पूरी मूवी में हो रही थी, उसका असली मतलब था टिट फॉर टैट, यानी जैसा आपने किया है वैसा ही आपको भरना होगा, जो बिनॉय सभी को मारते वक्त बताना चाहता था। और इसी के साथ ये शानदार सस्पेंस मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? क्या आपने इसका क्लाइमेक्स प्रिडिक्ट किया था? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।